स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में। आज के इस सेशन में आप जानेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि निर्गत किरण क्या होता है। तो चलिए आपको हम एक पिक्चर की मदद से बताते हैं कि निर्गत किरण क्या होता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्गत किरण क्या होता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि प्रकाश जो है हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, फिर कांच से पुनः निकलकर हवा में जा रही है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की प्रकाश की किरणें हैं। सबसे पहले वो किरणें जो हवा से कांच में प्रवेश कर रही हैं, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और वही किरण कांच के अंदर जाकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, तो उस किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। फिर वो किरण अपवर्तित किरण कांच से बाहर निकल रही है, तो उसे हम निर्गत किरण के नाम से जानते हैं। तो निर्गत किरण आप समझ गए होंगे क्या होता है। जो किरण कांच से रिफ्लेक्शन के बाद बाहर की ओर निकल रही है उसे हम निर्गत किरण कहेंगे। और बात आती है अब निर्गत कोण की। तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच जो कोण का निर्माण होता है उसे हम निर्गत कोण के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निर्गत कोण। ये निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम निर्गत कोण के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। आपके ऑप्शंस हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है जिसकी मदद से हम वैसे वस्तुओं को देख पाते हैं जिसे कि हम अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कीटाणु। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी होती है। तो ये संभव तब हो पाता है जबकि सूक्ष्मदर्शी में लगे उत्तल लेंस के कारण ये सब संभव हो पाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस लगे होते। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपके ऑप्शंस हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होगा। तो यह है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। उसके हिसाब से ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या फिर कोई नहीं। तो हमेशा याद रखें, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधी बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं 2, 1, 3 या फिर कोई नहीं। तो याद रखेंगे, लेंस के जो मुख्य फोकस है उसकी संख्या 2 होती है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शंस हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर कोई नहीं। तो देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, पर अवतल दर्पण ही क्यों, कोई और दर्पण क्यों नहीं। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा बनाता है और सीधा बनाता है, जिससे कि प्रतिबिंब जो है यानी कि चेहरा जो हमारा आईने में स्पष्ट दिख पाता है और हमें सेविंग्स करने की यानी कि दाढ़ी बनाने में सहूलियत होती है। तो इसीलिए दर्पण में यानी कि दाढ़ी बनाने के वाले दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए, लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को F से। यहाँ पे लेंस की जो क्षमता दिया गया है 1 डायोप्टर, यानी कि P इक्वल टू 1 डायोप्टर। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का यूनिट है, मात्रक है, जिसे हम D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें फोकस दूरी यानी कि F निकालना है। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, लेंस की क्षमता बराबर यानी कि P बराबर 1/F। लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी, पर फोकस दूरी जो होगा वो होता है मीटर में। तो P इक्वल टू 1/F हमने लिखा, यानी कि 1 इक्वल टू 1/F, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर। जब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। पर हमारा जो आंसर जो है वो पॉजिटिव यानी निगेटिव प्लस माइनस में दिया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है और कौन सी लेंस की ऋणात्मक होती है। तो देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। फोकस दूरी हो जाएगा प्लस 100 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लस 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो आपको बताना है कि किसी दर्पण या फिर किसी गोलीय लेंस की जो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है वो दर्पण और लेंस कौन सा होगा। तो बस आपको एक चीज याद रखना है, यदि किसी लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है तो वो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण होगा। यदि फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वो अवतल लेंस और अवतल दर्पण होगा। तो यहाँ पे फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि ऋणात्मक है, तो वो दर्पण और लेंस दोनों ही अवतल होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोनों अवतल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या का मतलब यहाँ साइन से है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है, यानी कि साइन आई बट्टा साइन आर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, साइन आई बट्टा साइन आर। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस का बनावट कैसा होता है। तो देखिए, जो लेंस है ये दिख रहा है आपको, ये उत्तल लेंस ही है। तो उत्तल लेंस की जो बनावट होती है उसका किनारा का भाग जो होता है पतला होता है और बीच वाला भाग उभरा हुआ होता है, यानी कि मोटा होता है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, किनारों की अपेक्षा बीच मोटा होता है। तो ऑप्शन सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये उत्तल दर्पण की पहचान है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। आपके ऑप्शन हैं u/v, uv, u+v या फिर v/u। तो सबसे पहले जानिए आवर्धन क्या होता है। आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बट्टा वस्तु की लंबाई। ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं, इसे हम m से डिनोट करते हैं। तो आवर्धन बराबर होगा यहाँ पे v/u, ऑप्शन डी, v/u। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिए, गोलीय दर्पण की फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी को हम f से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध यह है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी कि r = 2f। या फिर आप ये कह सकते हैं
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F इक्वल टू R/2। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, R इक्वल टू 2F, वक्रता त्रिज्या इक्वल टू 2 गुने फोकस दूरी। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर उत्तल तथा अवतल दर्पण। तो सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, पर अवतल दर्पण ही क्यों? अवतल दर्पण को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण अवतल दर्पण को इसलिए कहा जाता है कि जब अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो उसे एक बिंदु पर केंद्रित करती है। जब प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है और उससे जो परावर्तन होती है उसके बाद तो एक बिंदु पर केंद्रित करती है, और इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को परावर्तन के बाद ये एक बिंदु पर फोकस करती है, एक बिंदु पर केंद्रित करती है, जिससे कि अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है और भोजन बहुत ही जल्दी बन पाता है। तो इसीलिए हम सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है, दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या फिर समतल दर्पण। तो दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम गोलीय लेंस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोलीय लेंस। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, मध्य, ध्रुव, गोलार्ध या फिर अक्ष। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन बी, ध्रुव। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर मात्रक विहीन। तो देखिए, आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं और आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बट्टा वस्तु की लंबाई, और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। यदि आपको पता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी आप देख रहे थे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो जल्दी मिलते हैं हम आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।